गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे भैया बहनों, हाउ आर यू? आई होप यू आर also well. Today I have explained in the subject of history, chapter 1, French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आज मैं आप लोग को इस चैप्टर के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल प्लस क्वेश्चन आंसर सारा कुछ भेज चुका हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ भी आज हम कुछ पॉइंट का एक्सप्लेन करेंगे उससे संबंधित, तो आप लोग को उससे फायदा होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, इसमें सबसे पहले समझना है कि आखिर रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति क्या होता है, क्रांति किसे कहते हैं। तो क्रांति के बारे में कहा गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, 2 प्रकार की क्रांति। क्रांति का अर्थ जो है 2 अर्थों में लिया जाता है। एक अर्थ उसका होता है क्रांति का परिवर्तन, और एक दूसरा अर्थ क्रांति का होता है खून खराबा। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने वाले हैं। इस फ्रांसीसी क्रांति का जो अर्थ है वह है खून खराबा। और आपको याद होगा क्लास 8 में आप लोग को हम बताए थे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, औद्योगिक क्रांति। वह क्रांति शब्द था, लेकिन उस शब्द का अर्थ वहाँ खून खराबा नहीं था, बल्कि परिवर्तन था। लेकिन यहाँ जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये जो क्रांति शब्द है, इसका अर्थ खून खराबा है। तो अब सोचने वाली बात है कि किसी भी देश में जो क्रांति होती है, खून खराबा जो होता है, इसके पीछे कौन से कारण होते हैं? कुछ कारण होते हैं, तभी कहीं भी कोई भी क्रांति होती है। फ्रांस में क्रांति हुई तो बरसों बरस का जो असंतोष जनता में, वहां की जनता में बरसों बरस का जो गुस्सा, जो आक्रोश, उस गुस्सा और आक्रोश के कारण वह क्रांति के रूप में दिखाई पड़ा। जो वहां की जनता थी, त्रस्त थी, जो निरंकुश और तानाशाही शासन, उस शासन से वह परेशान थी। तो उसी असंतोष का परिणाम फ्रांसीसी क्रांति। तो क्रांति का अर्थ यहाँ खून खराबा होता है। एक अब है कि कोई भी क्रांति जो होती है किसी भी देश में, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बिना कारण के कोई भी क्रांति नहीं होती है। तो फ्रांस में क्रांति हुई, इसके पीछे कारण। तो फ्रांसीसी क्रांति यहाँ हम लिखे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ निम्नलिखित कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण होता है कि ये सारे, इससे पहले ये जो 5 कारण लिखे हुए हैं, ये 5 कारण फ्रांस में पहले से मौजूद थे। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी जिस घटना ने फ्रांस में क्रांति को जन्म दे दिया, क्रांति शुरू हो गई? वह होता है तात्कालिक कारण। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जो है फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति का पहला बिंदु कारण का, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत पहला जो बिंदु है वह है फ्रांस का जो राजा था, निरंकुश और तानाशाही। निरंकुश और तानाशाही, सारी शक्ति उसके हाथों में थी। और फ्रांस का जो पैसा था, आम जनता की का पैसा, वह राजा अपने ऐशो आराम, ऐशो अयासी बिलासी पर पानी की तरह खर्च कर रहा था। आम जनता को कोई सुविधा नहीं थी, आम जनता परेशान थी, जिसके कारण कि लोगों में, वहां के लोगों में आक्रोश और गुस्सा उत्पन्न हुआ, और उस आक्रोश और गुस्सा ने क्रांति को जन्म दिया। राजनीतिक कारण, सारी सुविधा राजा, दरबारी, पादरी, कुलीन, ये सबको प्राप्त था। आम जनता परेशान थी, बेहाल थी, उसको देखने वाला कोई नहीं था उसकी समस्या को। तो ये राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा कारण है, संक्षेप में हम इसको थोड़ा समझा रहे हैं, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति राजा की निरंकुश और तानाशाही नीति के कारण, जो देश का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था अपने सुख सुविधा में, अपने यासी बिलासी में, तो उसके कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो गई।
और उस देश की आर्थिक स्थिति डमाडोल होने के कारण देश की जनता पहले से परेशान थी। ऊपर से राजा का इस तरह का जो निर्णय डिसीजन होता था, उस डिसीजन के कारण आम जनता और ज्यादा परेशान हुई। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जनता में हाहाकार मच गया, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम हुआ कि अंत में हार कर जनता ने क्रांति को जन्म दिया। जो मध्यम वर्ग था, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो दार्शनिक था, पढ़ा लिखा वर्ग, तो ये सब मिल करके क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक कारण, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब। तीसरा कारण में हम आते हैं तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, समाज की क्या स्थिति थी उस समय, जिसमें फ्रांस का राजा लुई 16वां गद्दी पर बैठा हुआ था। उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। समाज 3 भागों में बटा हुआ। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो फ्रांस की सामाजिक स्थिति, फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जो पादरी लोग थे, उस प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के लोग, जो संपत्ति वाले लोग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। और तृतीय स्टेट में जो किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा व मध्यम वर्ग, ये तृतीय स्टेट में आते थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी हर प्रकार की सुख सुविधा, विशेषाधिकार से संपन्न, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। देश की जो आमदनी थी, जो पैसा था, वो ये लोग अपने सुविधा पर खर्च कर रहे थे। आम जनता को देखने वाला, उसकी कल्याण के लिए काम करने वाला कोई नहीं था, उसकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं था। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग का था। कुलीन वर्ग संपत्ति वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे, लेकिन और सारे विशेषाधिकार इसको भी प्राप्त था। दुर्भाग्य यह थी कि ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, प्रथम और द्वितीय स्टेट, सारी सुविधा प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त, लेकिन फिर भी ये टैक्स नहीं देते थे। टैक्स किसको भरना पड़ता था? जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जिसको कोई सुविधा नहीं थी, कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ता था। इसलिए उसकी जनता, फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई तो जनता ने एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। क्रांति के दौरान आम फ्रांस की जनता, जो मध्यम वर्ग, तृतीय स्टेट का, उसका यह नारा था। तो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ। समाज में जो विषमता थी, जो दूरी थी, उसका कारण था एक तरफ प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, उसको सारी सुख सुविधा, और तृतीय स्टेट वाले को कोई सुविधा नहीं, कोई उसको मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। केवल संपत्ति वाले लोग जो थे, उसको ही मताधिकार, मत देने का अधिकार, वहां की महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त नहीं था। जब बैठक बुलाई जाती थी तो उस बैठक में तृतीय स्टेट वाले लोगों को पीछे खड़ा रहना पड़ता था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ये दोनों आमने सामने बैठे रहते थे, लेकिन तृतीय स्टेट वालों को पीछे खड़ा मुख दर्शक रहता था। यही दोनों स्टेट के लोग निर्णय करते थे, किसी भी प्रकार का कौन टैक्स लगाना है, क्या करना है। आम तृतीय स्टेट के लोगों से नहीं पूछा जाता था, उसको शामिल नहीं किया जाता था। जबकि ये तृतीय स्टेट में जो सदस्यों की संख्या थी, इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, फिर भी इनकी नहीं सुना जाता था, इनको प्राथमिकता नहीं दिया जाता था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट की तुलना में उसकी संख्या कम थी, और यही दोनों बैठ करके बहुमत के आधार पर ये दोनों तृतीय स्टेट को शामिल नहीं करते थे निर्णय में, और यही दोनों मिलकर निर्णय कर लेते थे। उससे जनता उब गई, परेशान हो गई, जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया, जनता में आक्रोश और गुस्सा हो गया, और वो कई प्रकार की मांगे वहां उठाने